हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर स्टैटिक्स बुक के अंदर हमारा वर्चुअल वर्क जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब कुछ एक क्वेश्चन मैं और करवा रही हूँ, फिर हम वर्चुअल वर्क को खत्म करेंगे। ठीक है, अभी जो हम एक क्वेश्चन लेने वाली वर्चुअल वर्क प्रोसेस वही है जो मैं लास्ट करवा चुकी हूँ। आपको क्या करना है, पहले उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस देखने की कौन सा किस टाइप का फोर्स है। ठीक है, फिर सारे के सारे फोर्सेस के द्वारा जो काम किया जाएगा वो काम आपको निकालना है। उनके सारे वर्क्स का क्या करना है, योग करना है, यानी बीजी योग बराबर 0 करना है। उसके हिसाब से हमें जो भी अप्रूव करना होगा, फाइंड करना होगा, वो हम कर लेंगे। तो प्रोसेस वही रहेगी, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसमें से फोर्स फाइंड करने की कौन कौन सा फोर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला क्या है, उसके हिसाब से हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो हमें उसने बोला है कि 6 समान भारी छड़ें हैं, यानी 6 छड़ें हैं जो भारी हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक सिरों पर जुड़ी हुई है, 6 छड़ें वो आपस एक दूसरे से सिरों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से जुड़ी हुई है कि वो क्या बना दे, एक समषटभुज बना दे। यानी 6 छड़ें हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि वो एक समषटभुज का निर्माण करती हैं, और वो है हमारा ABCDEF। तो हम क्या, और उसके बाद बोल रहे हैं कि इसे ए के द्वारा लटकाया जाता है। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि आपको उस बॉडी के अंदर ये देखना है कि फिक्स पॉइंट क्या है उस बॉडी का। तो अब ए के द्वारा उस बॉडी को इस तरीके से लटकाया गया है, तो फिक्स पॉइंट हमारा क्या होगा, ए ही होगा। तो हम ए को ऊपर रखेंगे, यहाँ से इस बॉडी को लटकाया गया है, तो ये होगी ए। एक समषटभुज बना देते हैं, उसके बाद नेम दे देंगे इसको, ये बना दिया। ठीक है, ये एक समषटभुज है। उसने बोला पूरी बॉडी को ए से लटकाया गया है, तो ये हमारा ए ले लो, ये बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, समषटभुज बना दिया। और ये 6 छड़े हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 छड़े हो गई। अब 6 छड़ों को इस तरीके से जोड़ दिया कि समषटभुज बनाया और बॉडी को ए से लटका दिया। इस ए पॉइंट से हमने लटका दिया, यानी फिक्स पॉइंट हमारा क्या है, ए है। ये हमारा फिक्स है, ये भी लिख लिया। अब वो बोल रहे हैं कि 2 भारहीन छड़े हैं BF और CE। वो बोल रहे हैं इनके अलावा 2 भारहीन छड़े और हैं, यानी उनका कोई वेट नहीं है, और वो क्या है, BF और CE हैं। तो ये BF, ये वाली छड़ इस तरीके से ये जुड़ी हुई है, और एक छड़ है CE, मतलब यहाँ से इस तरीके से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 2 छड़े BF और CE द्वारा इस आकृति को अपरिवर्तित रखा जाता है। मतलब इस तरीके से जुड़ी हुई है कि वो छड़े इस तरीके से, मतलब अब ये छड़े इस तरीके से जुड़ी, तो उनमें हो सकता है इस छड़े थोड़ा सा इसको विस्थापन देगी तो ये छड़ों के बीच में जो एंगल है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ताकि ये एंगल अपरिवर्तित रहे, तो उसके लिए इसने इनके बीच में छड़ें जोड़ दी ताकि आकृति इसी तरीके की रहे, समषटभुज ही रहे। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि रखा जाता है तो इन छड़ों में प्रणोद, यानी कौन सी छड़ों में, BF और CE, इनके बीच में क्या निकालना हमें, प्रणोद। तो हमें ये बोल दिया। अब हम देखते हैं BF और CE के अंदर प्रणोद भी कुछ ना कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर तो प्रणोद क्या है, T1 है, और इसके अंदर प्रणोद क्या है, T2 है, ये मान लिया। अब बात आती है कि 6 छड़ें क्या थी, भारी छड़ें थी, यानी इनका कोई ना कोई भार था। तो हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि जितनी भी छड़ें हैं, 4 छड़ें हैं, 5 छड़ें हैं, उन सबका भार उसके केंद्र में, उस आकृति के केंद्र में काम करता है। ठीक है, तो इन 6 छड़ों का भार भी उसके केंद्र में काम करेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने A को D से ज्वाइन कर दिया, और मान लिया इसका G, इसका गुरुत्व केंद्र है G। ठीक है, और इसके ऊपर इसका भार जो है, 6 छड़ों का भार कितना होगा, 6W। इसके नीचे गुरुत्व, क्योंकि सारा भार उसके केंद्र पे ही काम करता है, तो G पे काम कर रहा है, तो 6W यहाँ पे भार लटक रहा है, 6W हो गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया G हो गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इनको नाम दे दिया, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइंस को कट कर रही है, ये है हमारा N पॉइंट। ठीक है, और नीचे वाले पॉइंट को नाम देने की जरूरत नहीं है। और हमने ये मान लिया कि ये छड़ जो है और ये भी जो BF छड़ है, ये क्षैतिज के साथ कितना एंगल बनाती है, ये थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, बाकी की शायद हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर वो थीटा होगा तो ये भी हम थीटा ले सकते हैं, बाकी हमें जरूरत नहीं है ज़्यादा लिखने की, इसी में हमारा काम हो जाएगा। तो ये डायग्राम बन चुका है। ठीक है, 6 छड़ें थी, 6 छड़ों का जो भार था, ठीक है, 6 छड़ें थी, 6 छड़ों का भार उसके केंद्र में केंद्रित करता है, यानी बॉडी का केंद्र, गुरुत्व केंद्र यहाँ काम करेगा, तो यहाँ पर वेट लटक रहा है ये वाला। ठीक है, और वो क्या है, 6W, क्योंकि 6 छड़ भार है, यानी
यानी एक छड़ का अगर W है तो 6 छड़ों का भार 6W हो जाएगा, ठीक है। और BF और CE दो छड़े ऐसी हैं जो भारहीन है और उनसे इन आकृति को अपरिवर्तित रखा जाता है, तो उनमें प्रणोद फाइंड करना है। तो प्रणोद हमने मान लिया एक में T1 है दूसरे में T2 है, तो हमें T1 T2 ही फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, लिखना चाहता है ऐसे भी लिख सकते हो, माना एक छड़ का भार कितना है बराबर W, तो 6 छड़ों का भार कितना हो जाएगा 6W, जो कि निकाय के गुरुत्व केंद्र पर लगेगा, यानी गुरुत्व केंद्र पर कार्य करेगा। ये लिख लिया हमने। अब हमने क्या मान लिया कि माना भारहीन छड़, माना भारहीन छड़ों CE और BF, CE तथा BF में प्रणोद क्रमशः T1 और T2 है। प्रणोद मान लिया कितना है T1 व T2 है। अब हमें ये प्रणोद यानी T1 और T2 ही क्या करना है फाइंड करना है। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर जाना पड़ेगा वर्चुअल वर्ग में। और वर्चुअल वर्ग क्या होता है कि ये जो भार जो है इसके ऊपर, ठीक है, वो कब काम करेंगे, ठीक है, वो तनाव बल है। इसी तरीके से T1 T2 CE में तनाव बल T1 है, BF में तनाव बल T2 है और एक भार बल, इसमें 3 भार बल काम कर रहे हैं, 3 बल काम कर रहे हैं। और इन तीनों बलों द्वारा काम कब किया जाएगा, जब हम इस बॉडी को हल्का सा विस्थापन दे देंगे, विस्थापन देंगे इसको, ठीक है, तो फिर ये बॉडी पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं, ठीक है, वो काम करना शुरू कर देंगे। तो हमें अब तो ये इसी तरीके से बॉडी पड़ी है, कोई इसमें विस्थापन नहीं है, तो बिना विस्थापन के कुछ काम ही नहीं करेगा। तो हम क्या कर देते हैं, तो अतः निकाय को लघु विस्थापन थीटा प्लस डेल थीटा, पहले थीटा एंगल था, अगर थोड़ा सा विस्थापन दे तो डेल थीटा एंगल से वो विस्थापित हो जाएगा देने पर, ठीक है, ठीक है। जब इसको हल्का सा लघु विस्थापन दे देंगे तो फिर अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो कल्पित कार्य सिद्धांत से ठीक है, कल्पित कार्य सिद्धांत से। कल्पित कार्य सिद्धांत क्या कहता है कि जो जो भी फोर्स लग रहे हैं गुणा उसकी लंबाई, यानी जिस भी रेखा के अंदर वो लग रहे हैं उस रेखा की लंबाई। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भार बल को देखते हैं। ये जो हमारा 6W लग रहा है, 6 छड़ों का भार, तो एक तो भार है ये 6W, ठीक है, डॉट डेल किस लाइन में कहां से कहां तक लग रहा है, फिक्स पॉइंट से हमेशा दूरी लेनी होती है। तो फिक्स पॉइंट हमारा A है, तो A से G तक लग रहा है, क्योंकि G पे तो लटक ही रहा है 6W, आगे तो जा नहीं सकते हम, तो AG हो जाएगा, डेल AG, ठीक है। और एक चीज और है, हमें मैं पॉजिटिव क्यों ले रही हूँ इसको, क्योंकि जो हमारा भार बल है वो फिक्स पॉइंट से नीचे की ओर है, ये W जो है वो A से फिक्स पॉइंट से नीचे की ओर है, तो हमने क्या लेंगे, W को पॉजिटिव लेंगे। अब बात करते हैं छड़ों की, जो छड़ दे रखे हैं BF और CE। CE के अंदर तनाव क्या है, T1 है, और छड़ के अंदर प्रणोद हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये भी हो जाएगा प्लस T1 डॉट डेल किस में लग रहा है, CE में, तो CE प्लस दूसरी छड़ है T2, तो डेल BF, ठीक है, इनका BG है जो बराबर 0। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AG, CE और BF, ठीक है। अब AG कैसे आ सकता है, AG निकालने के लिए अगर मैं क्या करूं, AN प्लस NG कर दूं तो AG आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे AG बराबर AN प्लस NG। अब हमें चाहिए AN और NG। अब AN देखिए कौन से ट्रायंगल से आ सकता है, AN निकालने के लिए मैं ABN ट्रायंगल ले लूं, तो ABN ट्रायंगल के लिए मैं इसके अंदर एक चीज और है, इसके अंदर हमें छड़ों की लंबाइयां माननी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
माना छड़ की लंबाई कितनी है 2a, और एक समषटभुज बनाया है तो सबकी लंबाई कितनी होगी 2a ही होगी, मतलब ये भी 2a, ये भी 2a, ठीक है, ये भी 2a, ये सारे 2a ही होंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए an चाहिए, तो an के लिए हम क्या कर लेते हैं, थीटा एंगल हमारा दे ही रखा है, लंब और कर्ण का रिलेशन साइन में जाता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे साइन का रिलेशन। ठीक है, तो ट्रायंगल ABN में यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, इन ट्रायंगल ABN ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा बराबर an अपॉन में लंब बटा में कर्ण करना, तो an अपॉन में AB हो जाएगा, an अपॉन में AB हो जाएगा, तो an कितना आ जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है 2a, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। अब आपके पास an आ चुका है, ng चाहिए, तो ng को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ng है और g इसका एकदम मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ng है तो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसका मिड पॉइंट होगा, तो ng लिख सकते हैं ये पूरी BC का हाफ है, यस FE का हाफ है, किसी का भी ले लो, तो ng क्या है इस पूरी BC का हाफ है, तो ng बराबर BC बटा में 2, क्या लिख देंगे ng बराबर BC बटा में 2, BC छड़ की लंबाई है यानी 2a बटा में 2, यानी ng कितना आ जाएगा a आ जाएगा, दोनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। an है हमारे पास 2a sin थीटा प्लस ng की वैल्यू है a, तो ये आपके पास आ गया ag। अब ag का काम खत्म, अब हमें चाहिए ce, तो ce के लिए देखते हैं कितनी है, हमें क्या चाहिए ce चाहिए, ce और bf दोनों क्या है बराबर हैं, तो हम चाहे bf निकाल लें पहले, चाहे ce निकाल लें, एक ही बात है, तो मैं जैसे पहले bf निकालती हूँ, तो bf मेरा कौन से ट्रायंगल से आ सकता है, इस ट्रायंगल से, तो मैं bf के लिए bn निकाल लेती हूँ, अगर bn निकल जाएगा और bn का मैं डबल कर दूंगी तो bf आ जाएगा, तो bn आएगा ABN ट्रायंगल से, तो इसी में मैं लिख रही हूँ, इसी के अंदर कर रही हूँ कि इसी के अंदर ट्रायंगल ABN के अंदर रिलेशन ले रहे हैं, यही वाला क्या चाहिए हमें, बेस चाहिए, bn चाहिए, तो कोस का रिलेशन ले लें, तो bn अपॉन में AB आ जाएगा, तो कोस थीटा बराबर यहां से आएगा cos थीटा बराबर bn अपॉन में AB। ठीक है, तो यहां से bn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB हमारे पास 2a है तो 2a cos थीटा। ठीक है, अब आ गया आपके पास bn आ गई, हमें bf चाहिए, तो bn के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये क्या चाहिए हमें, bf चाहिए। ठीक है, तो bf कितना आ जाएगा 2bn मतलब 4a cos थीटा। अब आपको पता है कि bf और ce दोनों बराबर ही होते हैं, तो सो ce भी कितना हो जाएगा 4a cos थीटा हो जाएगा। अब सारी की सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, इन सारी की सारी वैल्यू को उठा के रख देना समीकरण नंबर 1 में। अब करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप सबसे पहले यही लिख लिया करो, इसके हिसाब से हमें पता चल जाता है हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 6w डेल a g की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, a प्लस 2a साइन थीटा। ठीक है, और फिर प्लस में t1 डेल ce। ठीक है, ce कितना है 4a cos थीटा है, और प्लस t2 डेल bf भी कितना है 4a cos थीटा है, इक्वल में 0। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। अब हम क्या कर रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब थीटा के हिसाब के सापेक्ष हमने विस्थापन दिया कि थीटा डेल प्लस थीटा से थीटा प्लस डेल थीटा से क्या होता है, विस्थापित हो गया, तो थीटा के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 6w यहाँ पड़ा हुआ है, इसका जो डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है, अब a का करेंगे पहले। ठीक है, a का तो हमारे पास कांस्टेंट है, उसका तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2a cos थीटा मिलेगा हमें, तो ये एच रहेगा।
प्लस T1, इसका करेंगे थीटा के सापेक्ष तो माइनस का 4a साइन थीटा, इसका करेंगे तो माइनस का T2 4a साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो हो जाएगा 12 और पूरी इक्वेशन में देखो a कॉमन आ रहा है तो a बाहर ले लो, ये हो जाएगा 12w cos थीटा माइनस का T1 4T1 साइन थीटा माइनस का 4T2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। एक चीज और है, सबके साथ डेल थीटा भी आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी और इसके साथ भी, और यहाँ पे सबके सब में से हम कॉमन ले लेते हैं कि डेल थीटा हमारे पास कॉमन है, ठीक है। डेल थीटा इज इक्वल्स टू 0, डेल थीटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब a जो है उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, और जो डेल थीटा है वो नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब इसको तो 0 के बराबर में पुट कर नहीं सकते, तो हमारे पास आएगा 12w cos थीटा, ठीक है, और माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं और T1 प्लस T2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिलेगी हमारे पास, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए, प्रणोद चाहिए, तो हम इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये 12w cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 T1 प्लस T2 साइन थीटा, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 3, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, T1 प्लस T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3w कोस अपन में साइन कर देंगे तो 4 थीटा। अब साम्यावस्था की कंडीशन के अंदर जो थीटा है वो हमारा कितना होता है, 30 होता है, जैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ ये चीज़ कि 30 60 कैसे लेना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन रहा था पहले वाले में, समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक एंगल हमारा कितने का होता है, 60 का होता है। अब यहाँ पर प्रत्येक एंगल कितने का बनेगा, 30 का, तो हमें लिख देंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा 30 है तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3w cot 30, ठीक है, तो cot 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है, √3 होती है, तो 3w √3, ठीक है, तो ये तो आ गया T1 प्लस T2, बट उसने हमसे पूछा क्या है, T1 और T2 दोनों अलग अलग निकालने हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम सेकेंड, ये यहाँ पे एक बार काम खत्म है। अब आगे इसको थोड़ा सा और काम करना है, वो बोल रहा है कि अगर हम क्या करते हैं इस डायग्राम में, तो जो भी हमारा डायग्राम बन रहा है इसके अंदर थोड़ा देखते हैं, हम इसी का यूज करना है दोबारा से, इसके अंदर थोड़ा काम करना है। अब देखो कि वो बोल रहा है अगर हम क्या कर दें, इस पूरी बॉडी को हल्का सा थोड़ा सा विस्थापन दे दें जिससे ए बी और ए एफ क्या हो जाए, मतलब ए बी और ए एफ हमारी क्या रह जाए, कांस्टेंट रह जाए, और नीचे की लंबाइयां एच टी सी रही, ठीक है। अब हम इस ए पॉइंट फिक्स पॉइंट से इसको हल्का सा विस्थापन इस तरीके से देते हैं कि सिर्फ ए बी और ए एफ के अंदर और बी एफ के अंदर ही परिवर्तन आता है, मतलब इस ए बी एफ ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर ही परिवर्तन आता है, नीचे की जो छड़ें हैं ये वाली इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये एच टी ऐसी पड़ी रहती है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको विस्थापन देना है। वो बोल रहा है जब आप इसको विस्थापन दोगे, इन छड़ों के अंदर विस्थापन दोगे, तो यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, कोई भी पॉइंट मान सकते हो, वो पॉइंट हमने मान लिया कितना, के, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अगर हम इसको हल्का सा विस्थापन देते हैं तब इसका गुरुत्व के अंदर क्या बनता है, के बनता है, और इन दो छड़ों का भार इसमें, क्योंकि बीएफ तो भारहीन है तो इसका तो कोई भार होगा नहीं, तो सिर्फ ए बी और ए एफ दो छड़ों का भार इसमें काम करेगा, और वो दो छड़ों का भार इस के पे काम करेगा, वो के पे काम करेगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इन दो छड़ों पे काम करेगा तो दो छड़ों का भार कितना हो जाएगा, 2w, तो के पे वेट कितना लटकेगा, 2w, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। के पे वेट कितना हो जाएगा, 2w हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाले दो छड़ों को विस्थापन देते हैं, तो हमें लिख देते हैं नीचे, यहाँ पे लिख देंगे निकाय को इस प्रकार
लघु विस्थापन देने पर कि ऊपर की ओर झुकी छड़ें ही विस्थापित होती है। ऊपर की ओर झुकी छड़ें ही विस्थापित होती है, मतलब नीचे की छड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ ऊपर की 2 छड़ें ही विस्थापित होती हैं। ठीक है, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र क्या बन गया हमारे पास, K बन गया। तो उनके हिसाब से अगर हम कल्पित का यानी ऊपर वाले 2 छड़ों के जो बल है वही काम करेंगे। एक तो उसका गुरुत्व केंद्र काम करेगा और जो नीचे भारी छड़ के अंदर जो प्रणोद है वो काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक तो सिर्फ इसी ट्रायंगल के अंदर ही देखना है हमें, ABF ट्रायंगल के अंदर ही देखना है। तो एक तो एक के मतलब गुरुत्व के अंदर नया K है तो इसमें कौन सा भार वाला 2W, तो भार वाला ये काम करेगा। दूसरी BF जो भारहीन छड़ के अंदर प्रणोद T2 है वो काम करेगा। सिर्फ ABF के अंदर ही देखना है हमें, क्योंकि नीचे की छड़ों में तो कोई विस्थापन नहीं दे रहा, इस तरीके से हम विस्थापन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, AK, तो AK के ऊपर कौन सा भार लग रहा है 2W, तो क्या लिख देंगे AK डॉट डेल 2W डेल AK, और BF के अंदर कितना हो जाएगा T2 डेल BF। ठीक है, उसका सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कल्पित कार्य सिद्धांत से, कल्पित कार्य सिद्धांत से 2W डॉट डेल AK एंड दूसरी छड़ जो हमारी कौन सी है BF छड़ है और उसके ऊपर प्रणोद कितना है T2, तो T2 डेल BF, और BF की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए AK, तो AK के लिए हम ट्रायंगल देखिए कौन सा देखते हैं, ठीक है, हमें AK चाहिए। तो AK के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रायंगल के अंदर बात कर सकते हैं ABN के अंदर। ठीक है, अगर हम इसका ABN निकाल लें, ठीक है, यानी AN निकाल लें तो AN का हाफ कर दें तो हमारे पास AK आ जाएगा। तो AN आई थिंक हमने निकाल रखा है, AN निकल चुका है, 2s आई थिंक निकाल रखा है। अगर AN का मैं हाफ कर दूं यहाँ पर इस AN का, क्योंकि गुरुत्व केंद्र है तो ऑब्वियस सी बात है K उसका मध्य बिंदु ही होगा AN का, तो AN का अगर हाफ कर दे तो AK निकल जाएगा हमारे पास। तो कितना है AN हमारे पास कितना निकला हुआ था 2a sin थीटा। ठीक है, तो इसका हाफ कर देंगे तो AK आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे, यहाँ पे लिखते हैं कि जो AK क्या है हाफ ऑफ AN है, और AN हमारे पास 2a sin थीटा था, तो ये AK कितना आ जाएगा A sin थीटा आ जाएगा। और जो BF है BF हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना 4a cos थीटा निकल चुका था। अब ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो कितना मिलेगा 2W डॉट डेल A sin थीटा प्लस T2 डेल 4a cos थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये मिलेगा 2W A cos थीटा डेल थीटा प्लस T2 4a माइनस का sin थीटा डेल थीटा। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आके कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और फिर हमें लिख देंगे 2W cos थीटा डेल थीटा कॉमन है तो डेल थीटा भी बाहर ले लेंगे हम। ठीक है, माइनस का T2 sin थीटा, और पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है डेल थीटा इक्वल टू 0। अब डेल थीटा को तो हम 0 नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर डेल थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, बट इसको तो इक्वल के पुट कर सकते हैं, तो 2W cos थीटा इज इक्वल टू 4T2 sin थीटा। यहाँ से W cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2T2 sin थीटा। अब यहाँ से हमें निकालनी है T2 की वैल्यू। ठीक है, तो T2 की वैल्यू देख लो कितनी आती है, यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ W cot थीटा। अब साम्यावस्था की पोजीशन के अंदर हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होती है 30 होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे संतुलन की स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 30 होता है, तो T2 इज इक्वल टू हाफ W cot 30। ठीक है, और cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो कितना आ जाएगा हाफ W √3। ये T2 की वैल्यू आ गई। अब हमें T1 चाहिए। ठीक है, तो T1 के लिए हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बनी हुई थी उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में।
देखो जो इक्वेशन नंबर सेकंड बनी थी वो क्या बनी थी, वो थी T1 + T2 बराबर 3W√3। तो बाय इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर क्या थी, T1 + T2 = 3W√3 थी। यहाँ से T2 की वैल्यू अगर अपने पुट कर देते हैं तो ये जाएगी 3W√3 माइनस हाफ W√3। ठीक है, W√3 को ले लो कॉमन, अंदर 3 माइनस हाफ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/3W√3। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं इसको 5W/√3। ये T1 की वैल्यू है। ठीक है, अपॉन में 2 भी आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये थी हमारी T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू ऊपर आ चुकी है 1/2W√3। हमें यही पूछा था कि दोनों छड़ों के अंदर प्रणोद क्या होता है। जो नीचे वाली छड़ थी CE, ठीक है, उसके अंदर प्रणोद कितना है T1 और T1 की वैल्यू ये है। और BF छड़ के अंदर प्रणोद पूछा था वो T2 कितना है, इतना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में, और यही वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स के अंदर। 6 छड़ों वाले 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, एक तो ये है और एक अभी मैं नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ आपको। ठीक है, और उसका मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगी, आप उसको ट्राई कीजिएगा, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे उसको। अभी ये वाला क्वेश्चन तो मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ इसको। इसमें हमें बोला गया था कि 6 समान छड़े हैं। ठीक है, और वो भारी छड़े हैं, उनमें उनका कोई वेट है। ठीक है, उनको सम षटभुज की आकृति में जोड़ा गया है और सारे पूरे जो निकाय है 6 छड़ों को उसको एक पॉइंट 1 के साथ लटकाया गया है। ये लटका दिया 6 छड़ों को। फिर उसने बोली है कि इन दोनों छड़ों को मतलब इस तरह ये 6 छड़े हैं वो हिलने की पोजीशन में है। अभी अगर उनको 2 छड़ों और से जोड़ दिया जाए तो वो अपरिवर्तित रहती है, सम षटभुजी रहती है। तो वो 2 छड़ों को उसने जोड़ दिया BF और CE से, और वो इन दोनों छड़ों को कोई भार नहीं, अगर होता तो 8 छड़े ऐसी हो जाती जिनका कोई भार है। तो सिर्फ 6 छड़ों का ही भार लेना है क्योंकि बाकी 2 तो भारहीन है। ठीक है, लिखा हुआ 2 भारहीन है। तो अब ये भारहीन है तो इसका मतलब इनमें कोई भार नहीं होगा, बट प्रणोद, इन छड़ों का प्रणोद ज्ञात करना। तो प्रणोद होगा एक में मान लीजिए T1, एक में मान लीजिए T2, और इन 6 छड़ों का भार जो है उसके केंद्र G पे, गुरुत्व केंद्र G पे काम करेगा, तो 6W। ठीक है, ये काम कर गया। एंगल माना हुआ है हमने थीटा की, इन दोनों, ये दोनों जो छड़े हैं AB और BF है। ठीक है, ये जो क्षैतिज छड़ कितना एंगल बनाती है, थीटा बनाती है, थीटा मान लिया। प्रत्येक छड़ का लंबाई कितनी मान ली, 2a मान ली। ये चीज माननी है आपको। फिर कल्पित कार्य सिद्धांत में चले जाओ, उसको हल्का सा विस्थापन देंगे तो कल्पित कार्य का इसका होगा। तो कल्पित कार्य के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से फोर्स इसमें काम कर रहे हैं। तो एक तो भार बल काम कर रहे हैं, 2 प्रणोद काम कर रहे हैं, ठीक है, तनाव बल काम कर रहे हैं। तो हम पहले इसका भार बल लेते हैं 6W डॉट डेल लंबाई की, जिस लंबाई के अंदर वो भार लटक रहा है। अब लंबाई हमें फिक्स पॉइंट से लेनी होती है हमेशा, अगर ले रही है तो फिक्स पॉइंट हमारा A से था, A था, तो A से G तक की लेंथ के अंदर वो भार लटक रहा है, तो डेल AG। एंड T1 प्रणोद, यानी T1 जो प्रणोद है वो कौन सी छड़ के अंदर है, CE के अंदर है, तो T1 डेल CE, और T2 प्रणोद BF के अंदर, T2 डेल BF। इतना काम आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना कर सकते हो तो आगे तो फिर बहुत इजीली वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अब हमें चाहिए AG। तो AG के लिए हमने क्या करा, इस AN प्लस NG को ऐड कर दिया। AG तो बहुत इजीली, सॉरी AN तो बहुत इजीली इस ट्रायंगल से निकल जाएगा, ABN से। ठीक है, और NG के लिए हम इस पूरी BC का, FE का हाफ कर दो, NG निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल के दिखाई हुई है आपको। ठीक है, सारी की सारी वो वैल्यूज निकल जाएंगी, और BF और CE भी उसी ट्रायंगल से निकल जाएगा, वो मैंने वहां साइड में निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब इन सारी की सारी वैल्यू को इनके अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन ही करना होता है। थीटा के सापेक्ष साथ में tan थीटा आएगा, सबके कॉमन आएगा, बट उसको वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको तो 0 के बराबर हम पुट नहीं कर सकते, बट इस पोर्शन को कर सकते हैं। तो इस पोर्शन को करा तो हमारे पास एक रिलेशन मिला T1 और T2 के अंदर, वो रिलेशन ये मिला। और साम्यावस्था की स्थिति के अंदर थीटा 30 होता है समषटभुज के अंदर। तो ये हो गया, ये वैल्यू पुट कर दी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब इसको हल्का सा विस्थापन, और मतलब वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कितने तरीकों से इसको विस्थापित किया जा सकता है। जैसे मैंने डेरिवेशन करवाया था आपको, उसमें भी हमने 3 तरीके से विस्थापन करा था। तो इसमें ये बोल रहा है कि वैसा एक तो थीटा के सापेक्ष से विस्थापन हो सकता है, एक इसकी लंबाई के अनुदिश विस्थापन हो सकता है। तो हमने जो ऊपर वाला जो 2 छड़े थी AB और AE 2 छड़े थे, उन दोनों में हमने क्या करते हैं, विस्थापन दे दिए। तो वो 2 छड़ों में विस्थापन दिए तो उसका गुरुत्व केंद्र चेंज हो गया, तो उन दोनों छड़ों का गुरुत्व केंद्र हमारे पास K बन गया। ठीक है, तो K बन गया, तो इसका मतलब
के के ऊपर दो छड़ों का भार वाली काम करेगी, क्योंकि तीसरी छड़ तो बाहर ही ना नीचे वाली BF, तो दो छड़ों का भार पर 2W काम करेगा। और कौन सी लेंथ में? A की लेंथ में। और A की वैल्यू मैंने आपको दिखाई है, वो A यानी का हाफ है, मैंने डायग्राम के दिखाया, वो आप कर लेना वहां से, ठीक है। और दूसरी T2 प्रणोद काम कर रहा है और वो BF में काम कर रहा है, ये वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है पहले से, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज ऑलरेडी निकल चुकी है, उनको पुट कर दो इनमें, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिलेशन मिलेगा, T2 की वैल्यू मिलेगी। इस T2 की वैल्यू को हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर सेकंड, जो हमारे पास रिलेशन मिला था वहां से T1 की वैल्यू निकल गई। तो ये दो छड़ों के अंदर प्रणोद है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं इनके। अभी नेक्स्ट इसमें काफी सारे और क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक बताऊंगी इस क्वेश्चन का, 6 छड़ों वाला एरिया उसका, आपको बाकी इसको ट्राई करना है, वो देखते हैं कैसे। उसने बोला है कि 2a लंबाई का एक भारी x मानदंड है, वो क्षैतिज से अल्फा और बीटा झुकाव के दो चिकने आना समतल पर विरामावस्था के अंदर है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि दो चिकने समतल के बीच के अंदर तो छड़ रखी हुई है, तो हमने क्या कर लिया, ये दो समतल ले लिए, एक समतल तो ये है और एक समतल ये मान लो, ठीक है। ये दोनों क्या है? समतल है। इन दोनों समतल के बीच में एक छड़ रखी हुई है, ठीक है। वो छड़ ये है और इसकी लंबाई उसने कितनी दे रखी है हमको? 2a। तो वो बोला 2a लंबाई की एक छड़ है, ये वाली, इसकी लंबाई 2a है। 2a लंबाई की एक छड़, एक भारी एक समान छड़ जो है वो क्षैतिज से अल्फा और बीटा झुकाव कर, यानी ये हमारा क्षैतिज है, नीचे वाला लाइन, ये क्षैतिज के साथ इन समतलों का झुकाव कितना है? अल्फा और बीटा है। तो वो बोल रहा है ये एंगल कितना है? अल्फा से झुकी हुई है और ये वाला समतल बीटा एंगल से क्षैतिज के साथ झुका हुआ है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि छड़ के इन सिरे इन आने समतलों के संपर्क में है, मतलब जो छड़ है ना, ये वाली छड़ है, वो इन समतल के संपर्क में, तो ऑब्वियस ही बात दिखाई दे रहा है ये समतलों को टच कर रही है, और इनके सिरे जो है इन समतल को टच कर रहे हैं। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 2a है। अब वो बोल रहा है दंड का क्षैतिज से झुकाव थीटा हो। अब ये हमारी दंड है, मतलब छड़ है, वो बोल रहा है इसका क्षैतिज के साथ झुकाव थीटा मानना है। तो क्षैतिज हमारा क्या होता है? यही होता है। वो बोल रहा है ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। अगर इसके लिए देखें तो ये क्षैतिज बनेगा, इसका मतलब ये एंगल कितना है? ये थीटा है। तो किसी भी तरीके से ले लो, चाहे इसके लिए क्षैतिज बना लो, चाहे इसके लिए क्षैतिज बना लो। वो बोल रहे हैं कि दोनों जो छड़ का क्षैतिज के साथ एंगल, क्षैतिज का एंगल के साथ जो झुकाव है वो कितना है? थीटा है। ये ले लिया। अब बात करते हैं इन एंगल्स की। तो बोल रहे हैं अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो देखो, अगर ये बीटा है तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा? बीटा होगा, ठीक है। अगर फिर ये बच गया एंगल कितना है? बीटा माइनस थीटा, क्योंकि ये अगर ये बीटा है तो देखिए जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये बीटा है तो ये बाहर वाला पूरा एंगल भी कितना होगा? बीटा होगा। तो ये अंदर वाला कितना बच गया? बीटा माइनस थीटा। अब हम इसकी बात करते हैं। वो बोल रहा है अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक जेड बन रहा है, देखो यहाँ भी, तो ये भी अल्फा होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब जो छड़ है उसका भार होगा कुछ ना कुछ, ये इस पॉइंट को नाम दे दो O, ठीक है, जिस पॉइंट पे दोनों समतल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब छड़ का भार भी होगा, तो ये छड़ का गुरुत्व केंद्र G है और उसका भार बल यहीं से लटक रहा होगा, तो वो हमने मान लिया कितना? W नीचे की ओर लटक रहा है। एक ही छड़ है तो भार एक W ही होगा, ये लटक रहा है। ये काम खत्म। अब इसके अंदर उसने बोला है तो प्रूव करना है हमें, प्रूव ये करना है कि जो tan थीटा है वो बराबर होता है हाफ ऑफ कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, यानी हाफ ऑफ कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, कल्पित कार्य सिद्धांत से छड़ों को जो विस्थापन दे दो आप, इस छड़ को विस्थापन दोगे तो वो थोड़ा इस तरीके से घूम जाएगी या इस तरीके से घूम जाएगी। छड़ को ही तो विस्थापन करना है। अब छड़ को विस्थापन दोगे तो सिर्फ एंगल चेंज होगा, छड़ की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो क्या होगा? छड़ के जो एंगल बना रही है ना ये वाली छड़, तो उनमें परिवर्तन होगा। तो अब परिवर्तन होगा तो बल काम करेगा, एक ही बल है, कौन सा? W। तो कल्पित कार्य सिद्धांत से जो इसका भारबल W है वो नीचे है। अब एक चीज देखो, ये W भारबल जो काम कर रहा है वो फिक्स पॉइंट से ऊपर की ओर काम कर रहा है। अब हमने ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो फिक्स पॉइंट हमारा क्या है? O है, ये फिक्स है, ये मानते हैं। अगर O हमारा फिक्स है तो वो हम बोलते थे कि अगर वेट फिक्स पॉइंट से नीचे की ओर काम करता है तब तो अपने पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर वेट जो है फिक्स पॉइंट से ऊपर की ओर काम करता है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। अब देखो फिक्स पॉइंट ये है और वेट हमारा इस पॉइंट से G से लटक रहा है, तो G ऊपर है, G ऊपर है, इसका मतलब क्या है? इसको हम नेगेटिव लेंगे तो माइनस का W डेल, ठीक है।
तो कहाँ से कहाँ तक की इसकी लेंथ लेनी पड़ेगी आपको, यहाँ तक की फिक्स पॉइंट से दूरी लेनी होती है, गुरुत्व केंद्र की फिक्स पॉइंट से दूरी। तो गुरुत्व केंद्र जी है, फिक्स पॉइंट हमारा ओ है, तो ओ और एम ले लो, क्षैतिज के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो वो के बराबर ही आएगा। तो हमने क्या ले लिया इसको, जी एम ले लिया। अब जी ओ भी ले सकते बट वहां से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि फिक्स पॉइंट में हो उसमें, तो इसलिए थोड़ा साइड में ले गए इसको और इस पॉइंट को नाम दे दिया क्या, एम। एम दोनों बराबर है, चाहे ओ लिखो चाहे एम लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो नेगेटिव मैंने क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि जो भार बल है ऊपर की ओर लटक रहा है, मतलब जी पॉइंट हमारा ऊपर है, वो ऊपर है तो फिक्स पॉइंट से ऊपर की ओर हम नेगेटिव लेते हैं, पढ़ लेना, मैंने सारी थ्योरी लिखवाई हुई है आपको। और एक ही बल है, इसका मतलब सिर्फ एक के लिए ही काम करना है। यहाँ से W हमारे पास कांस्टेंट है और नेगेटिव भी है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डेल GM इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है इसका GM, ठीक है। अब इसके लिए एक रूल है, थोड़ा ध्यान रखना, हम क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन करवाते हैं, यहाँ से A से इसके ऊपर इस तरीके से लंब डालते हैं क्षैतिज पे, और A B से लंब डाल दिया और A से इस तरीके से इस पे लंब डालते हैं, ठीक है। लंब डाल के इसको नाम देते हैं P, और ये पॉइंट क्या है हमारा Q। आपने ये रूल पढ़ा होगा माध्यिका वाला, ये रूल होता है कि जो GM होता है, जो बीच वाली है, यानी इस तरीके से अगर कुछ बन रहा हो, इस तरीके से कोई आकृति बन रही हो, तो PQ बराबर होता है हाफ ऑफ AD प्लस BC के, ये रूल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस आकृति को देखो, ये जो आकृति बन रही है आपके पास, ये जो आकृति बन रही है वो इसी तरीके की बन रही है, इसका मतलब जो GM होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ BQ प्लस AP के होगा उस रूल से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास जो GM होगा वो होगा हाफ ऑफ AP प्लस BQ के। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ तक के जो काम है मैंने आपको करवा दिया जो इंपॉर्टेंट था। अब आगे का काम आपको देखना, AP और BQ करना है। अब AP देखो कौन से ट्रायंगल से आ सकता है, AP ट्रायंगल से आ सकता है, AOP ट्रायंगल से आ सकता है। AOP से हमें अल्फा भी दे रखा है, एंगल भी दे रखा है, तो वहां से हम AP इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल के अंदर हमें BQ निकालना है, और BQ किस ट्रायंगल से आ सकता है, BOQ ट्रायंगल से आ सकता है, बहुत इजीली BQ निकल जाएगा। जो भी वैल्यू निकलेगी उठा के इसके अंदर पुट कर देनी है, AP और BQ के अंदर पुट कर दोगे, वहां से आप देखोगे कि आपको वैल्यू क्या मिलती है। वो वैल्यूज आप निकालने के लिए एक रूल होता है साइन रूल, वो मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो वो रूल आप देखिएगा किस तरीके से करना, आपकी बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ होगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से यहाँ तक का काम इंपॉर्टेंट था इसका डायग्राम का। ये एंगल इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको एंगल समझ में आ गई है तो फिर आगे का काम बहुत इजीली आप कर लोगे, ठीक है। अब ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ सजेस्ट कीजिएगा, मैं यहीं से क्वेश्चन आपको ये कंटिन्यू करके कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। बाकी अभी वर्चुअल वर्क का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ अलग नहीं है, जो भी अलग होगा मैं करवा चुकी हूँ इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट हमारा जो नया टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।